अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। बायो एनर्जेटिक्स ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड है बायो केमिस्ट्री से। ठीक है, इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, बेसिकली केमिस्ट्री रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इस चैप्टर में हमने बहुत से केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं, केमिकल पाथवे, केमिकल साइकिल्स पढ़नी है। इस चैप्टर में कोशिश करो कि जो भी हम पढ़ें उसको साथ में उसी वक्त याद कर लो, जो भी हम केमिकल प्रोसेस पढ़ें उसको उसी वक्त याद कर लो। ठीक है, तो आगे कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि इसमें जो हम आगे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे वो पीछे लिंक होते जाएंगे। तो जब अगर पीछे का नहीं आएगा, प्रीवियस जो साइकिल्स हैं, प्रीवियस रिएक्शंस वो नहीं आएंगे अच्छे से, तो आगे की चीज़ें भी क्लियर फिर नहीं होंगी। नाउ स्टार्ट करते हैं बायो एनर्जेटिक्स। ये तो समझ आ गया कि चैप्टर बायो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो बायो एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है? बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कोई दो वर्ड से बना है ना, बायो एनर्जेटिक्स। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और एनर्जेटिक्स मतलब एनर्जी, समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ एनर्जी की बात होगी इस चैप्टर में। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड एनर्जी की बात हम करेंगे इस चैप्टर में। अब कैसे एनर्जी की बात हो रही है देखो, एज वी ऑल नो कि जितने भी सेल्स हैं बॉडी में, उन सेल्स में डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं? डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट तरह के फंक्शंस हो रहे हैं सेल में। जैसे कि प्लांट की भी बात करेंगे हम, एनिमल्स की भी बात करेंगे, जैसे कि रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो रही है प्लांट्स में। इसके अलावा डिफरेंट तरह के केमिकल्स बन रहे हैं, लाइक प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है, डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उनकी ब्रेक डाउन हो रही है। तो सेल्स में कंटिन्यूसली डिफरेंट तरह के फंक्शंस हो रहे हैं। उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, उनकी बॉडी में जो सेल्स हैं उन सेल्स को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसे क्या चाहिए? एनर्जी। अब ये एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, वो हम बात करेंगे इस चैप्टर में। नाउ अगर हम ये देखें कि अर्थ पर मेन सोर्स क्या है एनर्जी का, मेन सोर्स क्या है जहाँ से एनर्जी आ रही है अर्थ पर, तो वो क्या है? सन। ठीक है, सन क्या है? मेन सोर्स है एनर्जी का, जहाँ से एनर्जी आ रही है। ठीक है, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि लाइट की फॉर्म में एनर्जी आ सकती है, लाइट एनर्जी। इसके अलावा हीट की फॉर्म में एनर्जी आ सकती है, हीट एनर्जी। सर्टेन केमिकल्स की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, बट ये तमाम हैं क्या? एनर्जी है। अब अर्थ पर जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो क्या है? सन। सन से जो एनर्जी आई इसको कैप्चर कर लिया प्लांट ने। प्लांट क्या करता है? जो एनर्जी आती है सनलाइट से उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, और उसको अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है? सर्टेन केमिकल्स की फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं एटीपी। ठीक है, एटीपी क्या है? एक एनर्जी रिच कंपाउंड है, एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें एनर्जी स्टोर है। ठीक है, प्लांट ने क्या किया? सन से जो एनर्जी आई थी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, उस एनर्जी को प्लांट ने कैप्चर कर लिया और उस एनर्जी से क्या बना लिया? एटीपी। अगर कहीं भी एटीपी लिखा हुआ देखो, इसका मतलब एनर्जी। इसके अलावा एटीपी के अलावा कुछ और भी हमारे पास एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, जैसे कि NADPH2, NADPH2। इसके अलावा FADH2। ये तमाम क्या हैं? केमिकल कंपाउंड्स, एनर्जी रिच केमिकल कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एनर्जी स्टोर है। ठीक है, तो प्लांट ने क्या किया? जो सन से एनर्जी आई थी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, उसको कैप्चर कर लिया और उस एनर्जी से क्या बना लिया? कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड, जैसे कि एटीपी बना लिया। अब हमारे पास तो ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, इन एनर्जी रिच कंपाउंड से प्लांट क्या बनाता है? ग्लूकोज। ठीक है, तो देखो एनर्जी की फॉर्म्स चेंज हो रही हैं। पहले एनर्जी लाइट की फॉर्म में थी, फिर केमिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई, और फिर ये केमिकल फॉर्म से क्या बन गया? ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट को
प्लांट यूज़ कर लेगा। कहाँ पर यूज़ करेगा? अपने बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। प्लांट भी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। प्लांट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट की बॉडी में भी सेल्स हैं, उन सेल्स में भी डिफरेंट तरह के फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए प्लांट को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो प्लांट इस ग्लूकोज को या तो यूज़ कर लेगा अपनी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, या फिर वो क्या करेगा? इस ग्लूकोज को स्टोर कर लेगा बॉडी में। जैसे ह्यूमन बींग्स में भी तो ऐसा ही होता है ना कि हम जो ग्लूकोज अपनी डाइट में लेते हैं वो ग्लूकोज क्या बना देता है? एनर्जी, ठीक है। वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देता है और जो एक्सेस ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाता है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लिवर में स्टोर हो जाता है। अब देखो, प्लांट के पास ये एबिलिटी है कि वो डायरेक्ट सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको कैप्चर कर सकता है, ठीक है। बट जो एनिमल्स है ना, एनिमल्स, उनके पास ये एबिलिटी नहीं है। वो डायरेक्ट सनलाइट की एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते अपनी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए, क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोफिल मौजूद है। प्लांट क्या कर सकता है? डायरेक्ट सनलाइट को कैप्चर कर सकता है। एनिमल्स के पास क्लोरोफिल नहीं है, दैट्स वाई जो एनिमल्स हैं वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर नहीं कर सकते, उसको डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। बट एनर्जी एनिमल्स को भी चाहिए। तो अब एनिमल्स एनर्जी कहाँ से लेते हैं? एनिमल्स अपनी एनर्जी के लिए डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पर। अब जब एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट्स को यूज़ करते हैं तो जो एनर्जी है ये कहाँ चली जाती है? एनिमल्स में। प्लांट्स ने क्या किया? एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर किया है। जब एनिमल्स प्लांट को एज अ फूड यूज़ करते हैं, जो हर्बीवोर्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं? प्लांट यूज़ करते हैं एज अ फूड। तो जब हर्बीवोर्स एनिमल्स प्लांट खाते हैं तो प्लांट बॉडी में जो स्टोर एनर्जी है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है? हर्बीवोर्स में। अब ग्लूकोज कहाँ आ गया? हर्बीवोर्स की बॉडी में। अब हर्बीवोर्स के अंदर ये ग्लूकोज यूज़ हो जाएगा और क्या बना लेगा? एनर्जी, ठीक है। ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा और क्या बन जाएगी इससे? एनर्जी। तो इस तरह एनर्जी नीड पूरी होती है एनिमल्स की। अब जब आके दूसरे एनिमल्स हर्बीवोर्स को यूज़ करेंगे एज अ फूड, तो हर्बीवोर्स की बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड ग्लूकोज है, वो कहाँ पे आ जाएगा? कार्निवोर्स में, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। अब एनर्जी के इस ट्रांसफ़र में हम एक चीज़ देख सकते हैं कि एनर्जी की जो फॉर्म्स हैं वो चेंज हो रही हैं। पहले एनर्जी थी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट से वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? केमिकल में। फिर उस केमिकल से क्या बना? फूड। और फिर जब फूड दोबारा से यूज़ होगा और एनर्जी देगा, ठीक है, जब फूड दोबारा से यूज़ होगा और एनर्जी देगा तो बेसिकली एनर्जी है क्या? ये एनर्जी अगेन वही एटीपी ही है, ठीक है। जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एनर्जी का क्या मतलब है? एनर्जी का मतलब है एटीपी। जब भी बात होगी एनर्जी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तो वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? एटीपी की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो, पहले लाइट एनर्जी थी, लाइट से केमिकल एनर्जी बनी, केमिकल से फिर वो एनर्जी फूड की फॉर्म में स्टोर हो गई। फिर जब उस फूड को ऑर्गेनिज्म ने यूज़ किया तो दोबारा फिर उससे क्या बन गया? एटीपी, NADPH2, दोबारा से केमिकल फॉर्म बन गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनर्जी जब ट्रांसफ़र हो रही है तो उसकी फॉर्म्स भी चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एनर्जी का कैप्चर होना, उसकी फॉर्म्स चेंज होना और उसका ट्रांसफ़र होना, इसके अलावा लास्ट में उस एनर्जी को यूज़ करना इन डिफरेंट फंक्शंस। ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं? बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है? कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सबसे पहले कैप्चरिंग, एनर्जी को कैप्चर करना और उसको कन्वर्ट करना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है। ये वाला पॉइंट, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उस एनर्जी को कन्वर्ट करना इन लिविंग सिस्टम, ये जो पूरा लिविंग सिस्टम है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और फिर उस एनर्जी को लास्ट में यूज़ कर लेना इन डिफरेंट सेलुलर फंक्शन, इन डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस, इन डिफरेंट प्रोसेस। ये क्या कहलाता है? बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है। तो समझ आया बायो एनर्जेटिक्स क्या है? सनलाइट का कैप्चर होना और उस एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होना इन लिविंग सिस्टम, ये क्या है? बायो एनर्जेटिक्स।
नाउ अब हमारे पास दो ऐसे प्रोसेस हैं जिनके रिजल्ट में एनर्जी बनती है। पहला है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है रेस्पिरेशन। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने इन्हीं दो प्रोसेस पर बात करनी है। पहले हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस पर, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेशन पर। फोटोसिंथेसिस अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, देखो ये बात तो समझ आ गई ना कि जो एनर्जी है उसकी फॉर्म्स चेंज हो सकती हैं। ये बात समझ आई कि जो एनर्जी है उसकी फॉर्म चेंज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, एक लाइट बल्ब है। लाइट बल्ब कैसे वर्क करता है? इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो वायर से यहाँ पर क्या आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जब ये लाइट बल्ब ऑन होगा, इसमें से क्या इमिट होगी? लाइट, और उसके साथ साथ ये लाइट बल्ब का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ होगा, मतलब यहाँ से हीट भी लॉस होगी। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से आई थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? फर्स्ट लाइट एनर्जी में, सेकंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो एनर्जी की फॉर्म्स चेंज हो सकती हैं। बिल्कुल यही काम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो रहा है, और ये कैसे हो रहा है यही हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, अगर इस वर्ड पे गौर करो ना, ये देखो दो वर्ड से मिलके बना है। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन मैन्युफैक्चर, सिंथेसाइज करना, कोई चीज़ बनाना। फोटोसिंथेसिस का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कुछ मैन्युफैक्चर करना, कोई चीज़ बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ग्लूकोज बनेगा इससे, मतलब कार्बोहाइड्रेट, और क्या बनेगा? यस, ऑक्सीजन गैस। तो अब देखो डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की। बायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ बन रहा हो, कुछ सिंथेसाइज हो रहा हो। ठीक है, कोई नया कंपाउंड बन रहा हो। यहाँ पर क्या बन रहा है? ग्लूकोज। इसीलिए हम फोटोसिंथेसिस को क्या कहते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस। इन विच कार्बोहाइड्रेट आर मैन्युफैक्चर, जिसमें क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन क्लोरोफिलस सेल्स, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ऐसे सेल्स जिनमें क्लोरोफिल है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, मतलब क्या हुआ इस बात का कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब दूसरी डेफिनेशन भी बुक में मेंशन है। ठीक है, उससे हम डिस्कस करते हैं। लिविंग प्रोसेस वेयर लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड देन इनटू फूड मॉलिक्यूल, मतलब कार्बोहाइड्रेट। देखो, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी, और फिर उस केमिकल एनर्जी से क्या बन जाता है? फूड। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाए इनटू केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी से फिर क्या बन जाए? फूड। केमिकल एनर्जी मीन्स एटीपी या फिर NADPH2। ठीक है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स। और फूड मॉलिक्यूल मतलब कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, एक ही बात है। देखो, अगर ऊपर वाली इक्वेशन देखोगे ना, तो यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि सनलाइट से फूड बन रहा है। ठीक है, सनलाइट की मदद से क्या बन रहा है? फूड बन रहा है। बट ये केमिकल एनर्जी वाली बात यहाँ पर नहीं लिखी हुई है फर्स्ट इक्वेशन में। तो इसका क्या मतलब है? देखो, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ना, ये एक समझ लो कि ओवरऑल इक्वेशन है, एक नेट इक्वेशन है। शॉर्ट फॉर्म में हमने इक्वेशन लिखी है, जबकि इस प्रोसेस के दरमियान बहुत से केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, इस एक जो प्रोसेस हमें दिख रहा है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। इस सिंगल स्टेप प्रोसेस के दरमियान भी बहुत से केमिकल रिएक्शंस हैं, और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस में क्या बनेगी? केमिकल एनर्जी। हम सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, जबकि इसके दरमियान इंटरमीडिएट रिएक्शंस बहुत सारे हैं। उन इंटरमीडिएट रिएक्शंस में ही क्या बनेगा? केमिकल एनर्जी। तो हमने आगे टॉपिक्स में इन्हीं बातों को डिटेल में डिस्कस करना है। अब इस इक्वेशन को देखो,
हमें क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? अगर मैं ये पूछूं कि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड हमें चाहिए वाटर, थर्ड हमें चाहिए सनलाइट, फोर्थ हमें चाहिए क्लोरोफिल। इन तमाम चीज़ों का रोल है फोटोसिंथेसिस में, इन तमाम चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, उनका रोल है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। अगर इनमें से एक चीज़ भी मिसिंग है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट हटा दो यहाँ से, प्लांट को ले जाओ डार्कनेस में, फोटोसिंथेसिस होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये चार चीज़ें हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, उनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। क्लोरोफिल हटा दो, क्या हो जाएगी फोटोसिंथेसिस? नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात समझो कि फोटोसिंथेसिस में इन चार चीज़ों का रोल है। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 सनलाइट, नंबर 4 क्लोरोफिल। अब हमने नेक्स्ट यही देखना है कि इनका रोल क्या है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या रोल प्ले कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, क्या रोल प्ले कर रहा है ग्लूकोज की फॉर्मेशन में, फिर वाटर क्या रोल प्ले कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, फिर सनलाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, उसके बाद क्लोरोफिल ऐसा क्या कर रहा है फोटोसिंथेसिस में। ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।